नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेस से हमने क्लास 10 की प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्व किया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री 8.2 चैप्टर नंबर 8.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया था, कुछ क्वेश्चन शेष थे। तो आज आइए हम लोग उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं जो क्वेश्चन शेष थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारी मैथ्स है हम लोग एनसीईआरटी में काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं उस सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। हमें चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना था, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले का 3 पार्ट कर लिए थे, अब उसका चौथा पार्ट हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा पार्ट sin 30 + tan 45 sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है। ठीक, आप लोगों को मैंने एक चार्ट बनवाया था जिसमें कोणों का मान निकालना था। कोणों का मान निकालने का जो चार्ट मैंने बनवाया था कि sin 45 sin 60 cos 45 cos 60 cos 90 cos 30, इसके उल्टे जो है sin cosec tan cot, इन सब का मान निकालना हम लोग कैसे निकालना है, सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम सारी चीजें सीख चुके हैं। तो केवल हमें मान रखना है, कंसेप्ट सारा खत्म हो चुका है, सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो बहुत सारे लोगों को ये मान पता होगा, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया उन लोग वो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। चार्ट में हमने sin 30 की वैल्यू निकाल रखी है 1/2, यानी कि sin 30 का सामने क्या लिख लिया 1/2। tan 4 प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगाया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसको हमने चार्ट में पढ़ रखा है। माइनस है, माइनस cosec 60 अंश की वैल्यू जो हमने पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए sin का उल्टा क्या होता है cosec, यानी कि sin थीटा = 1/cosec थीटा होता है। हमें निकालना है cosec 60 अंश का वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि cosec 60 अंश की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो हमें इसके लिए sin 60 अंश की वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 60 अंश की वैल्यू पता होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो sin 60 अंश की वैल्यू आप लोगों को पता है √3/2। ये सारे इसको मैं निकलवा चुका हूँ। sin 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और आपको पता है cosec क्या होता है? sin का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि sin थीटा = 1/cosec थीटा। sin 60 अंश की वैल्यू = 1/cosec 60 अंश। sin 60 अंश की वैल्यू कितनी है? sin 60 अंश की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो हमने लिया √3/2 = 1/cosec थीटा। अब आगे बताइए, cosec थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cosec थीटा = 2/√3। आपस में बदल जाएंगे कि नहीं? तो cosec 60 अंश की वैल्यू कितनी हो गई? 2/√3। cosec 60 अंश की वैल्यू कितनी हो गई? 2/√3। सारे मान आप निकाल चुके हैं, इसमें ऐसा कोई मान नहीं जो मैं ना निकाला हूं। sec 30 अंश, अब sec की अगर मैं बात कर लूं तो ये cos का उल्टा होता है, cos थीटा = 1/sec थीटा होता है। और ये भी चीज में बताया था कि sec थीटा = 1/cos थीटा होता है। अब हम लेंगे कि sec 30 अंश की वैल्यू हमें कैसे मिले। अगर हम cos 30 अंश की वैल्यू जानते हैं तो sec 30 अंश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो
cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए √3/2। ये हमने चार्ट में प्रूव किया था, चार्ट पे इस वैल्यू निकाले थे। आप इसी थीटा पे रख देंगे तो sec 60 इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, अर्थात sec 60 की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। ये सारे मान मैं फिर से निकलवा दे रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन हो, ऐसा नहीं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आप एक भी क्वेश्चन बचा है, सारा क्वेश्चन आपको आएगा। इस मान को आप इस चार्ट जो मैंने चार्ट बनवाया उस चार्ट को बकायदा एक बार फिर से 1 बार 2 बार 3 बार आप अपने से बनाएंगे, आपको सारा मान याद हो जाएगा। ठीक, sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितना है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब आप अंश का एलसीएम लीजिए, फिर हर का भी एलसीएम ले लीजिए। यहाँ अंश का एलसीएम लेंगे, यहाँ देख रहे हैं 2 है √3 है, इसके नीचे आप 1 और लिख लेंगे, और आपको पता है 2√3 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो 2√3 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कुछ सोच रहे होंगे सर ये 2√3 कैसे हो गया, एलसीएम ऐसे कैसे आया। तो आपको मैं एलसीएम निकालना बताता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालना है। देखिए, किसी भी चीज का एलसीएम निकालना है तो आपको हर वाली चीजें लेनी है, हर में जो संख्या लिखी उसको लेना है। तो इसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 1 और √3, तो आप इसको लिख लीजिए 2 1 और √3, इनका हमें एलसीएम लेना है। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें कौन संख्या किससे कट रही है। आप 2 से कट रही है, अर्थात 2 से भाग दिया जा सकता है, तो 2 से हमने भाग लिया, 2 1 कम 2, यानी कि एक संख्या 2 से कट गई, उसके बाद एक तो कटेगा नहीं √3 कटेगा नहीं। ठीक, अब √3 की अगर बात करें तो √3 से हम भाग देंगे तो 1 1 और √3 कट जाएगा तो 1 √3 1 √3। अब 1 1 हर जगह हो गया, यानी कि 1 का अगर हम करेंगे तो 1 1 1 1 ही होगा, यानी कि 1 से अगर भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब जो इससे जिससे हमने भाग दिया इसी का मल्टीपल कर रहे हैं, यानी कि इसी को गुणा कर ले, वही हमारा एलसीएम होता है। तो 2 × √3 × 1, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 2√3, क्योंकि 1 का किसी भी चीज में गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो ये होता है गुणा करने का तरीका, एलसीएम लेने का तरीका। आगे जब हम पढ़ेंगे तो एलसीएम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, यानी 2√3 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब इस 2 से हम इसमें इस 2 से 2√3 में जब भाग करेंगे, यानी कि 2 से 2√3 में हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 2 एक बार जाएगा, 2 1 कम 2 कट गया, बचा कितना √3। अब इस √3 शेष बच गया है, ऐसा कोई भाग नहीं जो √3 काट देगा 2, तो √3 क्या बच गया शेष। इस √3 को जो शेष बचा हुआ है, इसी शेष को हम गुणा कर लेंगे किससे, इस अंश से। किससे गुणा करेंगे, अंश से गुणा करेंगे, और √3 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही रहेगा, तो ये हो गया √3। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लिए। अब 1 से भाग अगर हम किसी भी संख्या इसमें देंगे, शेष पर हमारा कितना आएगा, जितनी वो संख्या होगी, अर्थात 1 से अगर 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 ही आएगा, तो और 2√3 का जब 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। माइनस लगा हुआ माइनस लगा लिया। अब देखिए जैसे हमने 2 से भाग दिया था इसमें 2√3 में, अब यहाँ हम √3 से भाग देंगे, इसको आप लिख लीजिए √3। अब देखिए √3 जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा √3 से √3 कट गया, कितना बचा 2। अब इस 2 जो शेष बचा है, इस 2 का गुणा हम करेंगे इस 2 में, यानी कि अंश वाले 2 में। जो शेष बचता है भाग देने के बाद, हर से हम एलसीएम में भाग देते हैं, फिर जो हमारा शेषफल आता है उस शेषफल को हम अंश से गुणा करते हैं। तो अंश से गुणा करेंगे तो 2 जो शेषफल 2 है, इस 2 को अंश 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4। अब यहाँ देखेंगे हर ये जो लिखा हुआ है इसमें एलसीएम की बात अगर हम करें, अब हम इसमें एलसीएम की बात करेंगे। ठीक, तो एलसीएम आप यहाँ पे लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा cos 60। ठीक,
अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपको ये कितना होगा, आप देखेंगे एलसीएम आपको हो जाएगा 2, कितना होगा 2 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा आपका 2 आपका एलसीएम आएगा। ठीक, देखिए आपने कुछ गलत लिख दिया। गलत क्या लिखा है, सेक 30 अंश की वैल्यू हमने √3/2 रख ली है, जो कि हमने सेक 30 अंश की वैल्यू क्या निकाली थी 2/√3 अभी निकाला और उल्टा लिख दिया ना, तो यहाँ 2/√3 होगा। अब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा। सेम हो गया कि नहीं हो गया, अब आप देखिए जो सेम लिखा है एलसीएम कितना आएगा 2√3 एलसीएम हो गया। सेम कंडीशन पे √3 से इसमें भाग देंगे एलसीएम में, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, इस 2 का गुणा अंश से करेंगे 2 से, 2 गुना 4, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लिए, इस 2 से फिर से भाग देंगे एलसीएम में, तो 2 से जब भाग देंगे तो यही कंडीशन जो हमने किया था वही होगा। 2 से जब भाग दिए तो √3 शेष बचेगा, √3 गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा √3, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाए और 1 से भाग हम देंगे, तो 1 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल उतना बचेगा और जो शेषफल बचेगा उससे हम गुणा कर देंगे तो 1 में उतना ही आएगा। ठीक, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये 2√3 लिख गया। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है, देखिए अगला स्टेप आप इसके साइड में देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, तो आप इसको ऐसे लिखिए, लेकिन कुछ जोड़ घटा सकते हैं। देखिए √3 और 2√3 ये दोनों सेम लिखा हुआ, सेम लिखा होने का मतलब ये है कि एक लिखा 1 एक लिखा है 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, √3 लगा हुआ है। अगर इस √3 की बात करें तो एक √3 है, फिर लिखा हुआ है 2√3, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। कितना, एक 2 रूट है तो 2√3 प्लस एक √3 और है, 2√3 प्लस एक √3 और है, तो यानी दोनों मिल कितना हो गया 3√3 हो गए, जो हो जाएंगे 3√3 माइनस 4, माइनस कितना हो गया 4 अपान में आपका 2√3 हो गया। अब आप नीचे देखिए, आपके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक √3 यहाँ है और एक 2√3 यहाँ है, एक √3 यहाँ है, एक 2√3 यहाँ है, तो 2√3 प्लस 1√3 जो लिखा हुआ है कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और 4 पहले लिखा हुआ है, यानी कि 4 प्लस 3√3 अपान 2√3 हो जाएगा पूरे के अपान में। ठीक, आपका ये हो गया, यानी कि आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि 2√3 देखिए यहाँ एक 2√3 है, फिर एक √3 यहाँ है, इन दोनों का आपस में क्या कर लिया जोड़ ले, क्योंकि दोनों सेम है, √3 यहाँ भी है √3 यहाँ भी है, यानी कि यहाँ 2 √3 है यहाँ एक √3 है, 2 और 1 मिले कितना हो गया 3 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 2 √3 यहाँ एक √3 यहाँ, दोनों जुड़ गए कितना हो गया 3√3 हो गया, वही लिख दिया। यहाँ -4 था तो 3√3 -4 बटे 2√3 बटे पूरे के 4 प्लस 3√3 अपान 2√3 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो जो 3√3 लिखा हुआ है आप इसको 3√3 ऐसे लिखा है -4 अपान 2√3। अब इसको आप क्या करिए, अंश का हर अर्थ का अंश कर देंगे, जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाया यानी कि इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, गुणे का चिन्ह लगाया, अंश का हर अर्थ का अंश हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 अपान 4 प्लस 3√3, ये हो जाएगा। ठीक, जब हम किसी संख्या को, आपको एक चीज कंसेप्ट और बता दो, इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए a बटे b बटे c अगर लिखा हुआ है तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो a बटे b लिखा रहेगा, गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो ये ऊपर जाएगा c बटे b हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है, किसी भी भिन्न को सॉल्व करने का ये कंसेप्ट होता है। a बटे b बटे c लिखा हुआ है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, a बटे b को ऐसे लिखा रहने देते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं, जो नीचे b बटे c लिखा है उसका हर का अंश और अंश का हर कर देते हैं और गुणे के साथ ले देते हैं। ठीक, a बटे b गुणे c बटे b हो जाता है, वही चीज यहाँ किया है। अब आइए देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा क्या 3√3, क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस का 4, ये हमारे पास बच गया। ठीक,
बचा क्या हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ये बच गया। अभी हमारा आंसर नहीं आ रहा, अब हमें इसको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। यार था नीचे वाले की या तो ऊपर, ऊपर वाले के नीचे, किसी से भी परिमेयकरण हम कर सकते हैं, अंश से करें या हर से करें। परिमेयकरण किसे करना कहते किसे हैं, परिमेयकरण का मतलब होता है जो संख्या लिखी हुई है ना, जैसे हर से हम परिमेयकरण करेंगे तो जो संख्या √3 + 4 हर में लिखा हुआ है, इसका गुणा अंश और हर में दोनों में करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। आइए परिमेयकरण करते हैं, यानी कि हर से हमने परिमेयकरण किया, हर को जो हर में लिखा √3 + 4 इससे हमने अंश और हर में गुणा, इससे हम अंश और हर में गुणा करेंगे और जो बीच में प्लस का चिन्ह है इसको माइनस करते हैं, अर्थात माइनस ऊपर प्लस करते हैं, प्लस होता तो माइनस करते हैं, माइनस कर दिए तो √3 माइनस 4, ये हो गया परिमेयकरण। अब परिमेयकरण जो हो गया, अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। आपको एक चीज पता होगा, a - b लिखा हुआ है और फिर दूसरे कोष्ठक में -b लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे, बनाएगा बिल्कुल बनाएगा, a - b × a - b हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और नीचे जो लिखा होता है a + b और a - b, ये होता है a² - b² का फार्मूला। आपको ये फार्मूले क्लास 8 में पढ़ाए गए होंगे, है कि नहीं। आइए इस क्वेश्चन फिर से डिस्कशन करें, या तो आप अलग अलग गुणा कर लीजिए। तो 3 का गुणा आप 3√3, देखिए 3√3 × 3√3 जब करेंगे आप, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 का 9 हो गया, फिर √3 का √3 से करेंगे तो √3 × √3 9 × √3 जब 2 बार है, यानी कि इसमें से एक 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27, अर्थात √3 × 3√3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, कितना 27। कैसे आया 27, ये मैंने आपको बताया। अब इस 3√3 का गुणा करेंगे -4 से, तो 3 का गुणा जब 4 से करेंगे 4 × 12 √3 हो जाएगा, चिन्ह का है माइनस है, यानी प्लस यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस हो जाएगा 12√3, ठीक। अब इस 4 का, अब ये 3√3 का गुणा इन दोनों में हो चुका है, अब बचा क्या है 4, इस 4 का गुणा दोनों के साथ करना है, तो इस -4 गुणा जब इस 3 से करेंगे 3√3 से, तो क्या हो जाएगा 4 × 12 माइनस का और √3, अब √3 इसके साथ लगा हुआ, यानी 4 × 12√3 माइनस का 12√3, क्या हो गया माइनस का 12√3, और देखिए माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, 4 का गुणा जब 4 का गुणा 4 से करेंगे 4 × 4 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक। ये आपका हो गया। नीचे गुणा करना है √3 का गुणा 3√3 से करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, ये हमने सॉल्व करके देखा है, ये हो गया 27 आपका, 27 हुआ नहीं। अब जब इस 3√3 का गुणा जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 12 माइनस का 12 माइनस 12√3 माइनस का 12√3। अब इस प्लस का जब 4 से जब प्लस 4 का गुणा इस 3√3 में करेंगे तो वही आएगा ना, 4 × 12√3 प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस का 12√3, फिर माइनस, प्लस और माइनस में क्या होंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 गुणा 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 16, 4 × 4 16 होता है। अब देखिए ऊपर तो कुछ कट नहीं रहा, लेकिन ये दोनों कट जा रहे हैं, क्यों, देखिए कट क्यों जा रहे हैं, कट की ये दोनों करके अपन 0 क्यों हुए, क्योंकि एक लिखा हुआ माइनस से, एक लिखा है प्लस। अब कहने का मतलब ये एक लिखा है माइनस से, एक लिखा है प्लस का है। अब जैसे मैं ये कहूँ मेरे पास 1 रुपए है, 1 रुपए में मेरे पास 1 रुपए है, फिर मैं कहूँ मेरे पास 1 रुपए तो है, लेकिन मैं 1 रुपए का उधार भी मेरे पास, यानी कि मेरे पास कितना है 0 रुपए। कैसे 0 रुपए, आप लोग सोच रहे हैं ये कैसे होगा, 1 रुपए तो ये है ना, नहीं है भैया, कैसे, आप देखिए कैसे है। माना मेरे पास 1 रुपए है, 1 रुपए मेरे पास क्या है, लेकिन पहले से ही मेरे पास 1 रुपए का उधार है, क्या है, उधार है। तो ये जो 1 रुपया था इस उधार वाले को हमने दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा, लड्डू, यानी कि 0 बचा, ठीक, यानी 0 हम लड्डू कहते हैं, लड्डू यानी कि 0 बचा। तो ये वही था, माइनस का 12 था हमारे पास, एक प्लस का 12 था, प्लस 12 मतलब हमारे पास था, माइनस 12 मतलब कि 12 रुपए हमारे, माइनस 12 हम उधार में थे, ये दोनों आपस में कट गए। नीचे हुआ है 27 और -16, ऊपर है 27 से प्लस। देखिए
27 माइनस 12√3 माइनस 12√3 प्लस 16, 27 और 16 को आपस में जोड़ेंगे, 27 और 16 में कितना हो जाएगा 43, और 12 माइनस 12√3 माइनस 12√3 ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, 12 और 12 24 हो जाएगा, और उसके साथ √3 लगा होगा, माइनस चिन्ह लगा हुआ है इसमें माइनस चिन्ह हो जाएगा, यानी कि 27 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा 43। अब उसका इसका सवाल आप यहाँ देख लीजिए, 27 और 16 हमने जोड़ा कितना हो गया 43, 12√3 माइनस 12√3 यानी कि माइनस 12√3 माइनस 12√3 जब जोड़े तो माइनस 24√3 अपॉन 27 में से हमने 16 जब माइनस कर दिया कितना आ गया 11, कितना आएगा 11, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या है आंसर। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, गुणा भाग ज्यादा है और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब आप इसको सॉल्व करिए, यानी कि आप इसको अपने रफ कॉपी पेन में नोट करिए, अगला क्वेश्चन बताया जाए। नोट हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा, रफ करता हूँ अगला क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नोट नहीं कर पाए तो आप वीडियो के बीच में रोक के नोट जरूर कर लें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कशन करते हैं, यानी पहले का जो 5 है उस पर डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है, बड़े क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 5 cos स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, यहाँ डायरेक्ट एक फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे ताकि नीचे जो हर है ना ये तुरंत खत्म हो जाए, फालतू एक 30 का मान रखेंगे, cos का मान रखेंगे, कट पीट के वही आएगा, क्या मतलब गुणा भाग करने से, तो गुणा भाग ज्यादा करने से कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम सीधा फार्मूले का यूज करते हैं। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, होता है कि नहीं होता, ये फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल आपको पढ़ाया था, आप कहेंगे पढ़ाया था, यानी मैंने ये भी कंडीशन बताया था कि थीटा है cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, लेकिन ये तभी होगा जब थीटा की वैल्यू दोनों में यानी साइन में और cos में दोनों में सेम हो। अगर थीटा की वैल्यू साइन में 30 है तो cos में अगर 30 है तभी ये 1 होगा, अगर साइन में 30 है और cos में 60 हो गया ना तो ये सेम नहीं होगा, तब इसका मान अलग अलग आ जाएगा। तो साइन थीटा आप देखिए आप यहीं चले जाएगी sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, यानी कि थीटा वैल्यू क्या है 30 है, दोनों में क्या है सेम है, तो इसकी वैल्यू हम एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये थीटा इक्वल टू यहाँ क्या है 30 डिग्री है, इसमें जो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इस फार्मूले में थीटा इक्वल टू जो 30 डिग्री रख देंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या है 1 लिखा हुआ है, यानी कि यही चीज में लिखा हुआ है, अर्थात sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का स्थान हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो फार्मूले आपको बताए गए हैं ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, ये कॉट जो जितने भी रिलेशन आपको बताए गए हैं ना, ये सारे रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद आपको दिमाग में होना चाहिए, सारे फार्मूले आप दिमाग में होंगे तो क्वेश्चन आपके जल्दी से जल्दी हो जाएंगे तुरंत। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट नहीं लिख ली, ऊपर वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर 60, तो आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cos स्क्वायर 60 कह रहा है तो cos 60 वैल्यू जो 1/2 होती है, cos स्क्वायर 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिखा 5 लिखा हुआ है गुणा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये स्क्वायर लगाओ इसमें स्क्वायर लगाइए 1/2 प्लस sec 30 की अगर हम बात करें, sec 30 की आपको वैल्यू की हम बात करें sec 30 की, तो ये वैल्यू होती है 2/√3, ये वैल्यू कितनी होती है sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और ये निकाल किसका रहा है स्क्वायर का निकाल रहा है, तो sec स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर।
तो सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितने हो गए 2/√3 उसका स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है तो tan 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर लगाओ स्क्वायर। अब आपको बता दो बटे में जो है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 हमने यहाँ से ले लिया, ये हो गया टोटल 1। अब हर में 1 लिखा है उसकी वैल्यू कुछ नहीं यानी खत्म, ऐसे छोड़ देंगे। अब आगे जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 का 2 बार अगर गुणा करेंगे 1/2 गुणे 1/2 ये हो जाएगा 1/4 यानी कि 2 बार गुणा किए कितना आया 4 1/2 1/2 2 बार गुणा किए 1/4 ये हो गया आपका 1/4 प्लस अब यहाँ देखिए 2/√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया 2/√3 इंटू 2/√3। अगर ये स्क्वायर लिखा है तो हमने 2 बार गुणा किया, यहाँ क्यूब लिखा होता ना तो यहाँ हम 3 बार गुणा करते, 4 घात होते 4 बार गुणा करते। तो स्क्वायर लिखा है तो 2 बार ही गुणा करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। आपको बताया था 2√3 अगर आप अंदर गुणा होते तो एक 3 बचता है, बस रूट अपने आप हट जाता है। ठीक, तो 2/√3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, बटे में 1 लगा इसको हमने छोड़ दिया, उसकी हमारी कोई जरूरत नहीं रह गई। 5 गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 5/4 यानी कि 5 गुणा 1 से करें 5 4 नीचे है 4 हो गया प्लस 4/3 माइनस 1 के नीचे 1 लिख लीजिए क्योंकि हमें एलसीएम लेना है इसलिए। अब आप ये बताइए 4 और 3 का जब हम गुणा करेंगे कितना होगा 4 3 12 4 3 कितना होगा 12, एलसीएम कितना आया हमारा 12 आया। 4 से हमने इसको भाग दिया 12 में 4 3 12 3 बार गया 3 तो गुणा हमने क्या किया 5 में 3 में गुणा हमने किसमें किया 5 में तो 3 बचे 15 3 बचे 15 प्लस 3 का भाग फिर हमने 4 में दिया 3 चौक 12 कितना आया 4 बचा 4 गुणा हमने 4 में किया 4 चौक 16 माइनस 1 को हमने 12 में भाग दिया तो 12 आया 12 का गुणा हमने किसमें किया 1 में किया तो इसका हो गया 12 कितना आएगा 12 ही रह जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। देखिए 12 15 को आप जोड़ेंगे या पहले आप 12 घटा लीजिए 16 से आप 12 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 4 और 4 बच जाए तो आप पहले जोड़ लीजिए या पहले घटा लीजिए, कोई भी काम आप पहले करिए कोई समस्या नहीं होगी। 16 और 15 को आप जोड़ेंगे तब भी आप थोड़ा सा टफ हो जाएगा, फिर आपको 12 घटाना पड़ेगा। आप सीधा 16 में से 12 घटा लीजिए और जो बच रहा है उसको 15 जोड़ दीजिए। 16 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 4 कितना बचेगा 4 यानी कि 15 प्लस का 4 बटे नीचे क्या है 12 और 15 4 19 19 बटे 12 ये आपका आंसर होगा। ठीक, ये क्या होगा ये आपका आंसर होगा, आप इसको नोट करिए। देखिए हम लोगों ने एक गलती किया क्या 5 cos स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 30 लिख लिया, यहाँ पे क्या था प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 था यानी कि 4 था यानी कि प्लस था प्लस 4 sec स्क्वायर 30 था तो यहाँ हम गुणा करते चले आएंगे 4 का, यहाँ भी हम गुणा कर लेंगे किसका 4 का यानी 4 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये टोटल कितना 4 और 4 का जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16 तो यहाँ आप लिख लीजिए 16 कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। थोड़ा देखिए 16 आपका ये हो गया 16 का आपने जब गुणा किया अब देखिए 3 का जब आप इसमें भाग दिए तो 3 चौक 12 4 आया था 4 गुणा आप 16 करेंगे कितना होगा 16 चौको 64 कितना आ जाएगा 64। अब इस आप 12 16 64 में से आप 12 घटा दीजिए 12 घटाएंगे कितना आएगा 64 में से आप 12 घटा दीजिए थोड़ा सा आपका आंसर चेंज हो जाएगा 64 में से आप 12 घटा दीजिए 15 में से आप 12 घटा दीजिए क्योंकि 64 थोड़ा सा एक बड़ी संख्या है इसमें 12 घटाएंगे फिर आपको 15 जोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा इस 12 को आप 15 घटा दीजिए 15 से आप 12 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 64 बटे 12 और 64 में 3 आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 67 बटे 12। ठीक, कितना आ जाएगा आपका 67 बटे 12 आपका आंसर है। बस यहाँ 4 नहीं लगाए थे इसलिए थोड़ा सा आंसर उल्टा आ गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं 4 नहीं लगा तो 4 लगा सकते उस पहले भी पूरा मेथड वही है, मेथड में कोई कमी नहीं है यानी जो प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हुई। यहाँ पे 4 छूट गया था जो गुणे में सेक के साथ था
तो लास्ट में हमने उस 4 को गुणा कर लिया, आंसर हमारा 712 आ गया और बाकी कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। ठीक, आप इसको नोट कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 = 1 + tan 30, यानी कि 2 tan 30 / 1 + tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 डिग्री / 1 + tan स्क्वायर 30। इसके बाद 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प आपका दिया गया है sin 60, दूसरा विकल्प आपका दिया गया है cos 60, तीसरा विकल्प आपका दिया गया है तीसरा विकल्प आपका दिया गया है tan 60, चौथा विकल्प आपका दिया गया है sin 30। कहने का मतलब ये है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि 2 tan 30 / 1 + tan स्क्वायर 30 दिया गया है। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमें ज्ञात करना। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 लिखा हुआ है तो हम लिख लिए, क्या लिख लिए? 2 tan 30 / 1 + tan स्क्वायर 30। आपको पता है 2 tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? आप बताइए, tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? आप tan थीटा = क्या होता है? sin थीटा / cos थीटा। अगर आप इसे वैल्यू भूल गए ना, डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं पता, tan 30 अंश की वैल्यू डायरेक्ट जैसे मैंने पूछ लिया, डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं पता, तो आप कुछ मत करिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप सीधा फॉर्मूले पे जाइए। tan थीटा = क्या होता है? sin थीटा / cos थीटा होता है, आपको तो याद ही होगा। उसके बाद आप किसकी वैल्यू निकालनी है? tan 30 की वैल्यू निकालें। थीटा का स्थान आप क्या पुट कर दीजिए? 30 डिग्री। 30 डिग्री आपने थीटा का स्थान लिखा तो हो जाएगा tan 30 डिग्री = sin 30 डिग्री / cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा। अब आपको पता है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपको माना है sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 डिग्री √3/2 होती है। आप कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। इस 1/2 को आपने ऐसे लिखा नहीं दिया, √3/2 को जो आपने गुणे में लाया 2/√3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना? 1/√3। कितना बचा? 1/√3 बचा। यानी कि आपको इसलिए जल्दी बोला, आपको बताया था a/b b/c लिखा हुआ, तो a/b गुणे c/b हो जाता है, वही चीज हुआ। यानी कि tan 30 अंश की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3 अपॉन, आपको कोई वैल्यू नहीं पता है, आप सीधा ऐसे फॉर्मूला निकाल लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे आप घर पर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, आपको एक नहीं आ रहा है तो आप ये पन्ने को, अपने पेज को पलट कर पीछे मत देखें क्या मान था, थोड़ा देख लें, नहीं, वो आप चीज नहीं करेंगे। आप सीधा मान को अपने दिमाग में सोचिए, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप सीधा जो लिखा हुआ फार्मूला लगा लीजिए। या tan की वैल्यू जैसे मुझे भूल गया, tan 30 की वैल्यू मुझे नहीं याद है, अब मुझे याद नहीं, मैं पीछे पेज को पलट देखो, नहीं, पीछे आप पेज पलट मत देखिए, नहीं तो ऐसे आपको कभी नहीं याद होगा। तो आप सीधा tan 30 अंश की वैल्यू लीजिए, यानी tan 30 यानी tan का आप फार्मूला लगाइए, tan थीटा = sin थीटा / cos थीटा होता है, ये आपको पता हो गया। अब 30 डिग्री वैल्यू निकालना है, आपने लिख दिया थीटा का स्थान 30, tan 30 बराबर sin 30 / cos 30। अब आपको sin 30 की वैल्यू पता है, आप लिख दीजिए, cos 30 की वैल्यू आपको पता है, वो लिख दीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, आपको tan 30 अंश की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आप देखिए यहाँ क्या 1 + tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर लगाया 1/√3 का स्क्वायर। कुछ करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, सिंपल सा सॉल्व हो रहा है। 2 को गुणा कर लिए, 2/√3 हो गया, अपॉन इसको करेंगे 1/1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब है नहीं, 2/√3 हमने ऐसे लिख लिया। नीचे वाले में एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। अब इस 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 गुणा हम 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस अब इस 3 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, 3 का इस
तीन का भाग अगर इस तीन में करेंगे, 3 से जब भाग देंगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 गुणा किस 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। 2/√3 3 और 1 में कितना हो गया? 4/3 कितना 4/3 हो गया। अब वही होगा ना a/b बटे b/c, तो क्या होता है a/b गुणे c/b, अर्थात ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4। अब ये बचा हुआ है क्या? 3/2√3। क्या बचा है? 3/2√3 बचा हुआ है। तब आप इसको आप ये करिए, अब इस √3 का परमेयकरण कर दीजिए ताकि आपका जो नीचे √3 है ना ये कैंसिल हो जाए। या 3 को आप 3 को लिख क्या सकते हैं? आपको पता है 3 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर जैसे ये देखिए √3 × √3 जब लिखा था तो हम इसको क्या लिख सकते थे? 3, यानी कि √3 जब 2 बार हमने गुणा किया तो बराबर लिख सकते हैं 3। तो आप ये बताइए 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए 3 को हमने क्या लिख दिया? √3 × √3 अपान 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया? ऊपर बचा हमारा √3/2। आप ये बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 अंश की वैल्यू। sin 60 अंश की वैल्यू क्या होती है? sin 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2। तो अर्थात हमारा ये √3/2 आया किसके बराबर है? ये बराबर है sin 60 अंश की वैल्यू और एक वैल्यू और बराबर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया? ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। आप बताइए √3/2 और किसकी वैल्यू होती है? आपको याद नहीं होगा, √3/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब आप देखिए चारों ऑप्शन में आपको cos 30 डिग्री नहीं मिलेगा। cos 60 डिग्री मिला है, आपको 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो sin 60 वैल्यू कितने हो गए? √3/2। ऑप्शन आप कौन सा हुआ? sin 60, यानी पहला ऑप्शन। ठीक, आप इसको नोट करिए। ऑप्शन आपको पहला सही हो गया। नोट कर लिए होंगे। अगर आप नोट नहीं कर पाए वीडियो बीच में रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप मैथ को रट्टा मत मारिए। मैथ कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है कि इसको आपने रट्टा मार लिया और आपको क्वेश्चन आने लगे, नहीं। मैथ का मतलब होता है दिमाग को कसरत कराना, यानी दिमाग को एक्सरसाइज कराना। माइंड जो हमारा होता है जितना एक्सरसाइज ज्यादा करेगा ना मैथ्स हमें उतना आएगी। मैथ्स कहता है कि आप केवल एक्सरसाइज करिए, मतलब कि कहने का मतलब ये कि आप ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, सोचिए, तब आपको ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, ये दूसरे जो हम लगाए तो पहला था, ये दूसरे का दूसरा है। दूसरे का दूसरा ये कह रहा है 1 - tan² 45 अपान 1 + tan² 45। इसमें भी ऑप्शन ही है, कह ये रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री अपान 1 + tan² 45। इसकी वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करना है। जो हमारे उसमें दिया गया है कौन सही है, यानी विकल्प हमें चुनना है। तो कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या पुट करनी है? 1 लिखा हुआ है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हो गया। 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है बटे 1 + 1। 1 से 1 क्या है? 0, 0 बटे ये हो गया आपका 2। आप ये बताइए 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे कितना आएगा? 0। तो ऑप्शन आपको जो भी होगा इसमें वही सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, 0। ठीक, ऑप्शन डी। दूसरे का ऑप्शन कौन सही है? डी। अब आप दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 - tan² 30 किसके बराबर है? कहिए रहा है 2 tan 30 अपान 1 - tan² 30 किसके बराबर? इससे पहले हमने क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है। करना कुछ नहीं, केवल वैल्यू रखना है। 2/tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 अपान 1 - tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 और स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा लिया। कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। 2/√3 हो गया, ये 2 को गुणा 1 में किए, नीचे क्या बचा हुआ है? 1 1/√3 जब हम स्क्वायर कर लेंगे कितना
बचेगा 1/√3 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/3। अब आप एलसीएम लीजिए, यहीं पे यहाँ देख लीजिए, ये हो गया 2/√3 अपॉन, जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है हमारा 3, एलसीएम कितना है 3, और 3 का जब हमने 1 से 3 में जो भाग दिया 3 आया, 3 गुणा हमने क्या किया 1 में किया तो कितना आ गया 3, माइनस हो गया माइनस। अब इस 3 से भाग हम इस 3 में देंगे तो 1 आएगा, 3 एकम 3 खत्म हो गया तो 1 बचा, 1 के गुणा जब 1 करेंगे ये हो गया 2/√3 बटे 3 में से 1 गया 2/3। अब देखिए a/b/b/c लिखा हुआ तो आप इसको लिख लेंगे 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपको बताओ √3 आप क्या, आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 यानी कि जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, आप इसको √3 × √3 दो बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए √3 × √3 अपॉन √3, एक √3 से एक √3 कट गया, बचा कितना हमारा √3। अब आप ये बताइए √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 अंश की वैल्यू। तो आपको इसमें tan 60 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में आपके है tan 60, तो ये किसका आंसर क्या हो गया, √3 आप क्या है tan 60 अंश की क्या है वैल्यू है, किसकी वैल्यू है tan 60 अंश की वैल्यू, यानी कि दूसरे का जो ऑप्शन सही हुआ आपका वो ऑप्शन नंबर हुआ सी, दूसरे का तीसरे का जो सही हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी, वो है tan 60, ठीक। और दूसरे का जो ऑप्शन आपको सही हुआ था वो 0 आया था, वो डी था, यानी कि दूसरे का डी, दूसरे का तीसरे का सी, और दूसरे का पहले का ए, ये ऑप्शन आपका था। इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, ये तीसरे का स्थान पे चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं। आप तो दूसरे का तीसरा सॉल्व करना, तो दूसरे का तीसरा आप सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, आप इसको नोट करिए, ये जो आपका दूसरे का चौथा है ना, ये आपका दूसरे का तीसरा था, तो दूसरे का तीसरा जो आप मैंने सॉल्व कर दिया ये दूसरे का चौथा था, ठीक। ये दूसरे का चौथा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा और कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके एकदम सिंपल हैं और एकदम इजी क्वेश्चन है, यानी कि आपको मान रखना आ रहा हो तो आपके सारे क्वेश्चन क्या हैं इजी है। दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, दूसरे का तीसरा ये कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, कह रहा है sin 2a = 2 sin a। अगर ये सत्य है तो तब ये a का मान क्या होगा, यानी कि a का मान बराबर है, यानी कि यहाँ जो a का मान होगा, यहाँ जो a का मान होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये तभी पॉसिबल है जब बराबर होंगे, बराबर होने का मतलब है पॉसिबल होना, तो कोई चीज कब पॉसिबल होगी, यानी कि दोनों sin 2a = 2 sin a अगर हमें बराबर करना है तो किसके बराबर होगा, आप सीधा वैल्यू लिखिए 0 डिग्री की अगर हम वैल्यू की बात करें तो 0 डिग्री हमारा होता है 1, 0 डिग्री क्या होता है 1, साइन की रिश्ता भी रहा हूं, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 9 साइन 0 अंश की वैल्यू 0 ना, साइन 90 अंश की वैल्यू आपकी होती है 1, ठीक। साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। तो आप ये बताइए a का मान ऐसा क्या लें जिसपे सारी वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर हो। अगर हम a का मान 0 लेते हैं, यानी कि a का मान हम 0 डिग्री में रखते हैं, तो अब इस पर रख देखते हैं a बराबर 0 डिग्री रखने पर क्या रखने पर, a बराबर 0 डिग्री रखने पर किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण हमने इसमें 1 मान लिया, तो समीकरण 1 में हमने a बराबर 0 डिग्री रखा, तो आप यहाँ रखिए sin 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री, 2 × 0 यानी 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 होती है और 2 × 0 डिग्री का आपकी वैल्यू 0।
जीरो इक्वल टू जीरो, अर्थात आप क्या है जीरो बराबर जीरो, यही सही है। यानी कि आपका जो ऑप्शन पहला है वही सही है। आप 60 डिग्री में आप रख देंगे तो 60 डिग्री में नहीं आ रहा है, कैसे आप इसको भी प्रूव करके देख सकते हैं। आप मैं इसको हटा सकता हूँ, हटा दिया। अब वो तो ए बराबर जीरो था, अब आप ए बराबर 30 डिग्री रख दीजिए। क्या रख दीजिए? ए बराबर 30 डिग्री। जब आप ए बराबर 30 डिग्री रखेंगे समीकरण 1 में, तो देखेंगे साइन 2 इंटू ए इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन ए की जगह 30 डिग्री आपने साइन, देखिए अब 2 इंटू 30 जब गुणा होगा तो हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 अंश की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 इक्वल टू 1। क्या √3/2 इक्वल टू 1 होगा? कभी नहीं, नॉट इक्वल टू 1, अर्थात ये गलत है। तो अर्थात साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये तभी बराबर a आपस में बराबर होंगे जब a बराबर क्या होगा 0 डिग्री पर होगा तब। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका, उसके बाद चौथा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज समाप्त। सॉल्व हो गया होगा, यानी कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, आप इसको थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है तो a और b का मान निकालना है। tan ये रहा है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तब और कोई कंडीशन भी दिया है 0 डिग्री, एक सेकेंड लिंक डालें, दिया क्या है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। कुछ कंडीशन दिया है 0 डिग्री इक्वल टू दिया है 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री a प्लस बी, 0 डिग्री a प्लस बी से छोटा है, ठीक, और a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर या छोटा, अर्थात इसका कहने का मतलब a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 के बराबर या 90 से छोटा है। ये हमारी एक कंडीशन दिया गया है। कहने का मतलब जो है a और b का, और यहाँ ये कंडीशन और भी दिया है a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है? ये कंडीशन दिया गया है। कंडीशन पहली बात ये है tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 दिया है, और ये कह रहा है कि 0 डिग्री जो a प्लस b की वैल्यू जो मान है, जो a प्लस b का मान आएगा, अर्थात a और b का जो मान आएगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होगा, अर्थात 0 से छोटा नहीं होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा। इस कंडीशन का मतलब ये है, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री के या तो बराबर होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री के छोटा नहीं होगा, ठीक, यानी कि 0 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक। ये a प्लस बी की मान है। तो आप देखते हैं a प्लस बी निकालते, पहला समीकरण जो दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। आप बताइए √3 किसका मान है? अभी हमने जस्ट फाइंड किया था tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3, तो आप इस √3 का स्थान क्या लिख लेंगे tan 60 अंश, क्या लिखेंगे tan 60 अंश।
तो देखिए tan और tan कैंसिल हो गया, अर्थात आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश। कितना आ गया 60 अंश। समीकरण आपने इसको एक माना। दूसरा वाला क्या कह रहा है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये लिखा हुआ है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। किसकी, tan 30 की। a माइनस बी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू जो होती है आपकी वो 1/√3 होती है। tan से tan खत्म हो गया, बचा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये समीकरण आपका हो गया। तो अब आपके दो समीकरण आ गए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा समीकरण आपका हो गया a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। अब आपको इसको क्या करना है, केवल सॉल्व कर लेना है बस। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ गया। अब सॉल्व समीकरण 1 और 2 का आप सॉल्व यहाँ देखिए क्या कह रहा है। आप कुछ मत करिए, समीकरण लिखिए सीधा सीधा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सीधा सीधा आपको इसको जोड़ना है, ठीक। b से b कैंसिल हो गया, a प्लस एक माइनस b से b कैंसिल, a और a में कितना हो गया 2a इक्वल टू 60 डिग्री कितना हो गया 90। 2 से 90 कैंसिल हो गया, a बराबर 45। a बराबर कितना आ गया आपका 45। इस a का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, जब हमने सॉल्व किया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, a की वैल्यू हमें मिली 45 और 2a जुड़कर हो गया 2a, b से b कैंसिल हो गया, प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो गया, 60 30 हो गया 90। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई a इक्वल टू 45। अब क्या करेंगे, a का मान जो है पुट द वैल्यू ऑफ a इन समीकरण 2, सॉरी समीकरण 1। जब समीकरण 1 में हमने वैल्यू a की रखे तो हमें मान क्या निकलेगा, ये देखिए। समीकरण 1 में 45 का मान रखेंगे, समीकरण हमारे a क्या है, a प्लस बी बराबर 60। अब a प्लस बी अर्थात a के स्थान पर हमने लिख दिया 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। b इक्वल टू जब ये 45 60 की तरफ गया तो 60 माइनस 45 हो जाए। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जब जाती है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाती है, तो प्लस की माइनस हो गया। अब b इक्वल टू आप क्या होगा 60 में से 45 आप माइनस कर दीजिए, आपका आ गया 15 डिग्री। अर्थात a और b की वैल्यू आप क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15। अब आप ये बताइए a और b, अगर a प्लस b की वैल्यू जो हम निकालेंगे किसके बराबर है, 60 के बराबर है। अर्थात a और b की वैल्यू 60 के बराबर है। हमें a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, a और b की अलग अलग वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, बल्कि a प्लस b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। हमारा आंसर अगर हम देखें तो यहीं पे आ गया, लेकिन हमें दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। यानी कि a और b की अलग अलग जो वैल्यू है, a और b की जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये 0 डिग्री से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 90 डिग्री के बराबर तो नहीं है, 90 डिग्री के छोटा, अर्थात 0 और 90 के बीच में ये है, ठीक समझ में आया। और जहां a ग्रेटर देन b है, अर्थात a b से बड़ा भी है, क्योंकि a का मान 45 है, b का मान 15 है। समझ में आया, ऐसे करना। तो इसमें कुछ था नहीं, सब कुछ दिया हुआ, √3 का मान पता है, tan 60 का होता है 1/√3, tan 30 का होता है, बस मान रखा, सॉल्व किया, आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, जो इसमें सत्य और असत्य को छांटना है। इसमें है कुछ नहीं, चौथे में सारा जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी का एक निचोड़ आप कह सकते हैं। जो एक कंसेप्ट हमने जो पढ़ा है उसका एक कंक्लूजन है जो यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, कंक्लूजन पूरा दिया गया है। चौथे का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस बी। क्या ये रहा, sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b। ये होगा कि नहीं होगा, हमें सही सत्य है कि असत्य है। अगर ये सत्य है असत्य है, हम मान लेते हैं, माना अर्थात लेट, इंग्लिश में लेट, माना a इक्वल टू 30 डिग्री, b इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा मान मानते हैं ताकि हम आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकें, कोई भी वैल्यू का हम इसको फाइंड कर लेंगे।
माना a इक्वल टू 30 b इक्वल टू 60, तो आप यहाँ रखिए साइन a प्लस बी, a की जगह 30 b की जगह 60 इक्वल टू साइन a की जगह 60 a की जगह 30 और b की जगह आपने लिख दिया साइन 60। साइन 30 प्लस साइन 60 मिलकर हो जाएगा साइन 90 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। आप नीचे एलसीएम लिया बराबर, किधर एलसीएम लिया 2 एकम 2, 2 से जब आपने 2 भाग दिया तो 1 आया, 1 गुणा आपने 1 में किया तो 1 प्लस 2 का भाग आपने 2 में किया तो 1 बचा, 1 का गुणा √3 करेंगे तो आप √3 है। तो आप ये बताइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो अर्थात साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी नहीं हो सकता, ये कथन असत्य है। ठीक, अब क्वेश्चन चौथे का दूसरे पे आते हैं। चौथे का दूसरा क्या कह रहा है? ये तो हो गया होगा, ऐसे इसका मान निकाला। साइन आप यहाँ कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ साइन 45, a का मान 45 और b का मान 30 ले सकते हैं। a का मान 60, b का मान आप 45 ले सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप किसी भी वैल्यू में लेके सॉल्व करेंगे आपका यही मान आएगा, यानी कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी कभी नहीं आएगा। ठीक, आप किसी वैल्यू में 0 का आप रखेंगे। अब आप ये कहेंगे सर जी साइन a बराबर 0 साइन b बराबर 0 ले लें, तो 0 जब डिग्री ले लेंगे तब ये बराबर हो सकता है। लेकिन आप ये बताइए साइन a प्लस साइन 0 प्लस 0 बराबर साइन 0 प्लस साइन 0, यानी दोनों वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हैं ना, कोई वैल्यू तो होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन? दूसरा क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है, ये सत्य है। यानी कि दूसरे का चौथे का दूसरा ये कह रहा है जो सत्य है, यानी कि सत्य है इसलिए कि थीटा में यदि वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है, अर्थात साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक बढ़ रही है। कहाँ तक? 0 से 1 तक बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है आप देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री की वैल्यू साइन की 0 होती है, साइन की 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/√2 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप ये बताइए थीटा का मान जैसे जैसे बदला, जब 0 था तो 0 था, 30 रखा तो 1/2 हो गया, 45 रखा 1/√2 हो गया, 60 रखा √3/2 हो गया और 90 रख दिया कितना हो गया 1। अर्थात साइन थीटा की वैल्यू 0 से बढ़कर कहाँ तक आ गई? 1 तक आ गई। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा के मान बदलने पर, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का जो वैल्यू का मान होता है, जो मान होता है वृद्धि, उसका मान वृद्धि करता है, अर्थात उसका मान बढ़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसी का तीसरा है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है तो सारा खेल परिवर्तन हो जाता है ना। देखिए चौथे का तीसरा क्या कह रहा है? चौथे का तीसरा ये कह रहा है अगर थीटा के मान में परिवर्तन कर दें तो कॉस थीटा, अगर थीटा का मान परिवर्तन करें, क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होगी, यानी कि थीटा का मान अगर वृद्धि करें, अगर थीटा को का मान में वृद्धि करें तो कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जैसे पिछले क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा का मान अगर बढ़ाएं तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हाँ सत्य था कि बढ़ेगा। लेकिन अब इस तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे के तीसरे में, कि अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ये क्वेश्चन असत्य है। अब असत्य क्यों है ये हम लोग फिर से इसको देख लेंगे। फिर वही प्रक्रिया के लिए 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ आपने cos लिखा, cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2,
cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो आप ये बताइए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाता गया, यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता गया, cos थीटा की वैल्यू क्या होती गई, घटती गई। घट गई कहाँ से गई, अर्थात थीटा की वैल्यू 1 से 0 की ओर घटती हुई गई। क्या हो गई, होती गई, घटती हुई गई, अर्थात वृद्धि नहीं हुई बल्कि क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये कथन असत्य है कि थीटा के मान में वृद्धि होगी, cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होगी, cos थीटा की वैल्यू वो घटती चली जाएगी, कहाँ तक, 1 से 0 हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट, चौथे का नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको भी सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन। एक कंसेप्ट है, केवल जो कंसेप्ट पढ़ाया गया था वो कंसेप्ट ही है और ये कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ से सारे कंसेप्ट निकल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, थीटा के सभी मान के लिए sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। चौथे का चौथा ये कह रहा है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है कब, थीटा के सभी मानों के लिए। कह रहा sin थीटा बराबर cos थीटा होता है कब, sin थीटा के सभी मानों, मतलब कि थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप इसको देख लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि कंसेप्ट देखना है, साइन और cos। हमने क्या लिखा, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। बिल्कुल नहीं होता, ये असत्य है, अर्थात ऐसा नहीं होता। तो हमने क्वेश्चन का आंसर पहले निकाल लिया, क्या होता है, असत्य होता है। अब ये असत्य है कि नहीं है, अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो हमने जांच कैसे की थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 लिखा, इधर लिख दिया sin थीटा और cos थीटा। अब आप बताइए sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। अब आइए cos की, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आप ये बताइए थीटा के किसी भी, यानी कि थीटा के सभी मान के लिए क्या sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू बराबर है। देखिए इस चार्ट में आप कहीं बराबर दिख रहा है, केवल एक कंडीशन ऐसा आया जब sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आपस में बराबर है, कब है वो 45 डिग्री पर। बाकी ऐसी कोई कंडीशन आपको बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है जिसमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आपस में बराबर हो। ऐसी कोई वैल्यू बनती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात ये क्वेश्चन का जो आंसर वो असत्य है। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसका चौथे का पांचवा लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व हो गया, अर्थात आप इसका नोट कर लिए होंगे। नोट नहीं कर पाया, वीडियो बीच में रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट है बच्चा, इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। कंसेप्ट आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार आप कंसेप्ट क्लियर होगा, एक बार में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते किसी भी चीज का। आप चौथे का पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है, चौथे का पांचवा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, a = 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। अर्थात कह ये रहा है a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अर्थात क्या नहीं है, यानी कि परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, आंसर आप पहले लिख लीजिए, सत्य है, ये एकदम सही है। a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है, बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है इसको हम प्रूव कर रहे हैं। आप ये बताइए tan 0 डिग्री के अंश की वैल्यू क्या होती है, tan 0 अंश की वैल्यू क्या होती है आप बता सकते हैं। tan 0 डिग्री अंश की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको tan 0 की वैल्यू नहीं याद आ रही ना तो आप एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, tan
थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो थीटा इक्वल टू हमने लिख लिया 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपान कॉस 0 डिग्री। हो गया। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 0 अंश की डिग्री cos 0 अंश की वैल्यू होती है 0, सॉरी साइन 0 अंश की वैल्यू होती है 0, cos 0 अंश की वैल्यू होती है 1। ठीक, ये आंसर आपका आया 0। यानी कि tan 0 डिग्री का जो है 0 डिग्री जो वैल्यू हुई कितनी आ गई, वो आ गई 0। ठीक, क्या आई 0। अब आप ये बताइए, आपको मैंने एक फार्मूला और पढ़ाया था क्या, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान cot थीटा होता है, अर्थात इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता भाई, लिखा जा सकता है। ऐसा फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपात में सारे फार्मूले आपको बताए जा चुके हैं। तो cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा हो सकता है, अर्थात cot। अब ये बताइए 0 डिग्री लेना है तो cot 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपान tan 0 डिग्री, cot 0 डिग्री अपान cot 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपान tan 0 डिग्री। तो अब आप ये बताइए cot 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपान tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री वैल्यू क्या है 0। 1 अपान 0 का मतलब क्या होता है इनफिनाइट, अर्थात अपरिभाषित, जिसको परिभाषित ना किया जा सके। तो ये सत्य हुआ कि नहीं सत्य हुआ। देखिए अब आप ये सोच रहे हैं सर अभी आपने एक चीज लिखा था, क्या लिखा था भैया 0/1 था तो आपने सर जी 0 लिख दिया, 1/0 था आपने लिख दिया इनफिनाइट। ये कैसे, आप अभी ये आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी आपने क्या किया 0/1 था तो आपने 0 लिख दिया और 1/0 था तो आपने इनफिनाइट लिख दिया। तो बच्चा ये होता है कि किसी भी 0 में किसी भी संख्या से आप भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर किसी संख्या में आप 0 से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी इनफिनाइट हो जाएगी। तो क्या हो गया इनफिनाइट, तो अर्थात इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ये सत्य है। ठीक है, आज क्लास यहीं पे खत्म होती है, यानी कि एक्सरसाइज हमने 8.2 सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने अगली एक्सरसाइज 8.3 नेक्स्ट लेक्चर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जी आप इस वीडियो को अच्छे से देखें पढ़ें। आपको इसके पहले का जो वीडियो आपको पता चल रहा कि नहीं है तो आप उस पहले वीडियो को आप उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप इसके पहले वीडियो कंसेप्ट पढ़ लेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद क्लास।